वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो है पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियसली हमने ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज थी, उसके 25 लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट किए थे। उन 25 लेक्चर्स में आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग योर एग्जाम्स। उसके अलावा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी उनको हम एमसीक्यूज की फॉर्म में जो है कवर करते रहेंगे। बट जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए थी जिन टॉपिक्स में, वो आपके जो है कवर हो चुके हैं मोस्टली। अब हम पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज नहीं सुनी है तो वो यहाँ से कंटिन्यू करिए, पॉलिटी जो है उसको कवर कीजिए, क्योंकि पॉलिटी का बहुत ज्यादा मेजर पोर्शन जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अगर आप ज्योग्राफी को कवर नहीं भी कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप पॉलिटी जो है उसको अगर अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप बहुत ज्यादा मार्क्स जो है अपने जनरल स्टडीज के पेपर में स्कोर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज हमारे लेक्चर नंबर 1 से, जहां पे हम पढ़ेंगे कि इंडियन पॉलिटी की इंट्रोडक्शन के बारे में, कि इंडिया में जो पॉलिटी थी या हमारा जो राजनीतिक एटमॉस्फेयर था, इकोसिस्टम था, वो किस तरह से स्टार्ट हुआ था। तो क्या ये जो पॉलिटी है ये इंडिया में न्यू डेवलप्ड कॉन्सेप्ट है या ये पुराना कॉन्सेप्ट है? ये बहुत ही ऑब्वियस है कि जहां लोग होंगे वहां पे जो है ऐसा एटमॉस्फेयर होगा, वहां सबको लॉस चाहिए होंगे ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो सके। तो जो पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में नया नहीं है, मॉडर्न नहीं है, ये एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है। इवन ये जो कल्चर है, जो इंडियन पॉलिटी का कल्चर है, ये जो है ना कि ब्रिटिशर्स के टाइम से, बल्कि हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उस टाइम से जो है चलती आ रही है। क्लियर है? बट हमने जो इंडियन पॉलिटी पढ़नी है वो पढ़नी है कि आज की जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, आज का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वो उसके पीछे क्या मेजर माइलस्टोन्स रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स रहे हैं जिसकी वजह से आज हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हुआ है। तो इसके लिए हमें एंशियंट या मेडिवल पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हम मॉडर्न पॉलिटी पढ़ेंगे। तो मॉडर्न पॉलिटी जो है, जो हमारी स्टार्ट हुई है, वो स्टार्ट हुई थी जब हमारे ब्रिटिशर्स जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आए थे। जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आए थे। अब ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए थे? वो आए थे अराउंड 1600 एडी के अराउंड आए थे। क्लियर है? और उनका जो मेन पर्पस था, वो मेन पर्पस पॉलिटी को डेवलप करने का नहीं था। वो आए थे एज अ ट्रेडर्स। वो आए थे एज अ ट्रेडर्स, ट्रेडर्स की फॉर्म में आए थे। उन्होंने ट्रेड करना था इंडिया में। बट धीरे धीरे जो है उनका इंटरफेरेंस जो है इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो था इंक्रीज हो गया। तो उनके दिमाग में जो था लालच आया कि अगर हम इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो सारा का सारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, आर्थिक नींव है भारत की, वो हम अपने वश में कर सकते हैं। तो ये जो पॉलिटी में जो उनका इंटरफेरेंस था, ये इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है या उनके लालच की वजह से जो था वो डेवलप हुआ। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम आगे देखेंगे कि हुआ क्या था एक्चुअल में। थोड़ा सा हम देखेंगे कि कैसे हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो किस तरह से फॉर्म हुआ था। मैंने आपको ये बात बताई कि इंडिया की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट जो था, वो जो था इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की वजह से जो था उसकी वजह से उसका बर्थ हुआ था। बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अराउंड 1770s के अराउंड जो था इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में अपना इंटरेस्ट शो किया था। क्लियर है? तो जब उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया, उसी टाइम से जो था, उसी टाइम से जो टाइमलाइन है वो हमारी बिल्ड हो जाती है, ताकि हमारे इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म हुआ है। तो 1770s के अराउंड जो था इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस स्टार्ट हुआ था। तो उसके लिए ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स पास किए थे। तो फर्स्ट जो एक्ट उन्होंने पास किया था दैट वाज हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट उन्होंने पास किया था, दैट इज अराउंड 1773। 1773 के अराउंड जो था उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था। देन इस एक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद जो था ब्रिटिशर्स ने पिट्स इंडिया एक्ट को जो था इंट्रोड्यूस किया था। ये एक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो था ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया हमारा चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो थे हर 20 ईयर्स के बाद आते थे, तो उन्होंने चार्टर्ड एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद उन्होंने था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट जो था 1861, 1892, 1909 को जो था इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर है? उसके बाद जो था 1909 के बाद आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देन आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देन उसके बाद जो था एक्ट आया था हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947।
क्लियर है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये सारे के सारे एक्ट जो थे ये आए थे और यहाँ से ये टाइमलाइन जो है बिल्ड होती है हमारी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने की। तो फर्स्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट है और पिट्स इंडिया एक्ट है, इसको बोला जाता था, इन दोनों को मिला के बोला जाएगा हमारा कंपनीज रूल। ये दोनों के दोनों जो थे कंपनीज रूल को फॉर्म करते थे। चार्टर एक्ट जो है एक सीरीज है जिसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। देन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों जो एक्ट्स यहाँ लिखे गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ये टाइमलाइन हमारी बनती है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की। क्लियर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है, इसने इंडिया को एज अ फेडरल जो था माना था। देन हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है ये एक्ट बनाया गया था कि इंडिया जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको फ्रेम कर सकती है। इससे पहले वाले एक्ट्स में जो था इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की पावर नहीं थी। क्लियर है। ये सारे के सारे एक्ट्स जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको बताए हैं मैंने, ये सारे के सारे आने वाले लेक्चर्स में हम धीरे धीरे से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जो है हम पढ़ेंगे कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस तरह से जो थे स्टेप्स हुए और किस तरह से हमारे इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बिल्ड हुआ। अब देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम टाइमलाइन पढ़ेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की, क्या टाइमलाइन थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की। देन हम पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शंस जो थे वो परफॉर्म किए गए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। इस लेक्चर में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा जो है सिर्फ इसी बारे में रहेगा ताकि आप थोड़ा सा इजीली समझ जाएं। और यहाँ पे इस लेक्चर में जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी लिखा गया है, वो सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं आपके एग्जाम से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने उस सारे के सारे जो चीजें हैं उनको नोट कर लीजिए और उनको रिवाइज कर लीजिए, उनको कहीं पे लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि इसीलिए इस लेक्चर को जो है इस तरह से बनाया गया है। इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं आपको दिए गए हैं ताकि आप धीरे धीरे जो है चीजें कवर करते जाएं। तो अब स्टार्ट करेंगे हम पहले अपनी टाइमलाइन से कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से जो था फ्रेम हुआ था। तो हुआ क्या था बेसिकली 1934 के अराउंड, 1934 में जो था आइडिया आया कि हमारा भी जो है एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि कितना टाइम हो गया कि हम ब्रिटिशर्स की स्लेवरी जो है, ब्रिटिशर्स की गुलामी करते जा रहे हैं। तो एक एनरिचमेंट सी या एक एम्पावरमेंट बोल सकते हैं, एक एनलाइटनमेंट जो थी इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आई थी। तब आपको पता है सिर्फ एक ही पार्टी होती थी जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और जो कम्युनिज्म था उस टाइम पे जो है कम्युनिज्म भी जो था इवॉल्व हो रहा था। तो उस टाइम पे 1934 के अराउंड जो था ये अवेयरनेस आई उनको, या एनलाइटनमेंट बोल लीजिए, कि हमारे जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक ऐसी असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर सके। तो एक आइडिया आया। तो आइडिया किसके दिमाग में आया? वो आइडिया आया एम.एन. रॉय के दिमाग में 1934 के अराउंड। तो उन्होंने आइडिया प्रपोज किया 1935 में एम.एन. रॉय ने कि हमारा जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी तो हम अपना संविधान जो है उसको फ्रेम कर सकते हैं। तो जब उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया तो 1935 के अराउंड जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए ताकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो सके। अब आईएनसी ने डिमांड किया, एम.एन. रॉय ने तो आइडिया प्रपोज किया, आईएनसी ने डिमांड किया, बट इस डिमांड में आईएनसी का मेजर रोल था, क्योंकि उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड जो पार्टी थी दैट वाज हमारी कांग्रेस थी। और कांग्रेस को बनाया इंडियंस ने नहीं था, कांग्रेस को बनाया जो था वो ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था इंडिया में। क्लियर है? ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था। अब आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि कौन से ब्रिटिशर्स थे जिसने प्रपोज किया था कांग्रेस का कि कांग्रेस हमारी बनाई जाए, वो कौन से ब्रिटिशर थे। एंड आप मुझे ये भी बताएंगे कि फर्स्ट आईएनसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन था। ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इसको लिखने का फायदा ये है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बट एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं और हमने पढ़े भी नहीं होते हैं, हमारे दिमाग में भी नहीं होते हैं, और एग्जाम में हमें लगता है कि काश हमने देख लिया होता इस चीज को। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आईएनसी ने डिमांड किया 1935 में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए जिससे हमारे इंडिया के संविधान का निर्माण हो सके। देन ये आइडिया ब्रिटिशर्स के पास गया
इन्होंने बोला कि अब आईएनसी थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई पार्टी थी, तो वो ब्रिटिशर्स के कहे पे ही चलते थे, जो ब्रिटिशर्स बोलते थे, ब्रिटिशर गवर्नमेंट बोलती थी, वही वो करते थे। तो आइडिया जो था उन्होंने ब्रिटिशर्स के पास भेजा, तो ब्रिटिशर्स ने बहुत बार इस आइडिया को रिजेक्ट किया, बट बार बार प्रेशराइज होने के कारण, जो मास मूवमेंट्स हो रही थी या फिर आईएनसी के पॉलिटिकल प्रेशर के कारण, गांधी जी के मूवमेंट्स के कारण जो था, फाइनली 1940s में ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और इस प्रपोजल एक्सेप्टेंस को जब उन्होंने किया था, तो इसको हम बोलते हैं अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में जो था, ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन की जो इनकी रिक्वेस्ट थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है? अब इसके लिए जब इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया कि हम लोग चलो मान लेते हैं, डिमांड आपकी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो 1942 के अराउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को जो था इंडिया में भेजा, ताकि आप जाओ और हमारे इंडिया में जाके सिचुएशन देखो कि क्या, किस तरह से हम ये चीजें कर सकते हैं। तो उस टाइम पे था, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो इंडिया में आए, उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोजल दिया हमारी ब्रिटिशर गवर्नमेंट को कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है बनाएंगे, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है फ्रेम करेंगे। बट इस प्रपोजल को जो था, जो हमारी मुस्लिम लीग थी, ये जो हमारा 1942 का क्रिप्स प्रपोजल था, इसको जो था मुस्लिम लीग ने जो था रिजेक्ट कर दिया। अब मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस का इसके ऊपर कुछ भी कहना नहीं है, कांग्रेस ने ना इसको एक्सेप्ट किया ना इसको रिजेक्ट किया, बट मुस्लिम लीग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि इंडिया के दो टुकड़े हो जाएं, इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में हो जाए बंटवारा। बट जो स्टैफोर्ड क्रिप्स था, उसने इन दो जगहों को बनने को की जो प्रपोजल थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसमें इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग ने जो था क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। क्लियर है? अब फिर हुआ क्या, जब हमारे क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, तो जो हमारे स्टैफोर्ड क्रिप्स थे वो वापस चले गए। तो 1946 के अराउंड ब्रिटिशर्स ने कैबिनेट मिशन भेजा इंडिया में, उसको जो था आईएनसी ने और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया था। क्लियर है? ऑल्दो कैबिनेट मिशन में जो था उसमें भी दो डोमिनियन कंट्रीज के बारे में एक्सेप्टेंस नहीं थी, बट मोर और लेस जो कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स थे वो मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई करते थे, इसलिए मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया था। और कैबिनेट मिशन ही था जिसकी वजह से जो था इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी फॉर्म हुई थी। क्लियर है? कैबिनेट मिशन का बहुत ज्यादा रोल है। ऑल्दो ऑफिशियली जो फर्स्ट बार डिमांड मानी गई थी वो अगस्त ऑफर में मानी गई थी, बट जो ऑफिशियल फॉर्मेशन हुई थी वो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुई थी। क्लियर है? कैबिनेट मिशन जब एक्सेप्ट हो गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी फॉर्म हुई। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई तो वो असेंबली जो थी पार्टली इलेक्टेड थी, और ये इलेक्टेड जो था ये भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। डायरेक्ट इलेक्शन जो थे वो नहीं हुए थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। मतलब हमने किसी को नॉमिनेट कर दिया कि हमारी तरफ से ये जाएगा, तो वो नॉमिनेशन हो गया कि इसको नॉमिनेट किया है हमने। क्लियर है? अगर आपने बहुत सारे टीवी शोज देखे होंगे, रियलिटी शोज देखे होंगे, तो कई बार क्या होता है कि को कंटेस्टेंट जो होते हैं किसी को नॉमिनेट करते हैं, फिर उसका एविक्शन हो जाता है, वो बाहर हो जाते हैं। तो वही हुआ कि हमने किसी को नॉमिनेट कर दिया कि ये हमारी जगह पे हमें रिप्रेजेंट करेंगे। और पार्टली इलेक्टेड या इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या है कि हमने किसी को इलेक्ट किया और उसने आगे किसी और को इलेक्ट कर लिया, उसको इनडायरेक्टली इलेक्टेड बोलते हैं। और डायरेक्टली इलेक्टेड क्या हुआ कि मैंने किसी को वोट किया और वही हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो जो है डायरेक्ट इलेक्शन हो जाते हैं। क्लियर है? यहां तक आई थिंक सबको क्लैरिटी है। और यहाँ पे जो भी चीजें मेंशन है, जैसे ही टाइमलाइन मेंशन है, इसको आपने ऐसे ही याद करना है। इसके पीछे का जो बैकग्राउंड स्टोरी है उसके बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। अब आगे चलते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो फ्रेम हो गई थी, वो बन गई थी, बट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। मतलब 9 दिसंबर 1946 में जो थी फर्स्ट मीटिंग हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इन्होंने वेरियस प्रपोजल पे डिस्कस किया कि हम कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेंगे, क्या क्या चीजें रहेंगी। तो बहुत सारे डिस्कशंस हुए कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो देखा उस वक्त कि कौन जो है मोस्ट एप्ट है
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो गांधी जी ने जो था बी आर अम्बेडकर का नाम नॉमिनेट किया, बी आर अम्बेडकर का नाम नॉमिनेट किया कि अम्बेडकर जी को जो है ये काम दिया जाए कि वो हमारे भारत का जो संविधान है उसको फ्रेम करें। तो बी आर अम्बेडकर जब ये काम दिया तो बी आर अम्बेडकर जो थे उनको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही वो हमारी असेंबली के मेंबर बनना चाहते थे। बट जब उन्हें ये काम दिया गया तो उन्होंने बोला हाँ मैं भारत के संविधान का निर्माण करूंगा। इसलिए उन्हें फादर भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या उन्हें बोला जाता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन की, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी। क्लियर है? ये दो चीजें हो गई। उसके बाद जो था बी आर अम्बेडकर जी को चूज कर लिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई है तो उसके लिए प्रेसिडेंट भी चाहिए। तो उस वक्त जो था टेम्परेरी बेसिस पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्परेरी बेसिस पे प्रेसिडेंट बना दिया गया था। उसके बाद जो है टेम्परेरी बेसिस पे इन्हें बनाया था, पर उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जी जो थे हमारे, उनको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। क्लियर है? टेम्परेरी बेसिस पे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। जब ये हो गया 9 दिसंबर को हमारी फर्स्ट मीटिंग हो गई 1946 में। तो उसके बाद क्या हुआ, तो 13 दिसंबर को जो था जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, उसका मतलब क्या है, उसमें प्रीफेस बताया था या इंट्रोडक्शन बताई थी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज है वो क्या रहेंगी। तो फर्स्ट जो उन्होंने बताया था कि क्या क्या वैल्यूज रहेंगी, उन्होंने बताया था यूनिटी रहेगी, इंटीग्रिटी रहेगी, क्लियर है, फेडरलिज्म रहेगा, और उन्होंने इस तरह से बहुत सारी चीजें बताई और बताया फ्रेटर्निटी रहेगी, भाईचारा रहेगा। उन्होंने उसके बाद ये भी बात बताई कि माइनॉरिटीज के राइट्स को जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा, हमारे सॉवरेनिटी जो है हमारे देश की वो मेंटेन रहेगी, और सबके जो राइट्स जो है उनको रिस्पेक्ट मिलेगी, उन सबको जो है इंडिविजुअल राइट्स को जो है इंपॉर्टेंस दी जाएगी। हमारे इंडियन की जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिटन फॉर्मेट में होगा, और उन्होंने इंडिया को एज अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो था घोषित किया था। इंडिया को सॉवरन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो था उसको बताया था कि इंडिया की जो पॉलिटी होगी, इंडिया की जो गवर्नमेंट टाइप होगी वो कैसी होगी, वो होगी सॉवरन होगी, डेमोक्रेटिक होगी और रिपब्लिक होगी। इसमें उन्होंने जो था लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। इसके पीछे उनका मेन जो आइडिया था वो ये था कि इतने टाइम से सारे के सारे जो लोग हैं भारत के वो स्लेवरी में या ब्रिटिशर्स की गुलामी में रह रहे हैं, तो उनको जो है उस शैकल से जो था, उस जेल से जो था निकाला जाए। इसलिए उन्होंने सारे के सारे राइट्स जो थे लोगों को दे दिए थे। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने, एक ब्रिटिशर थे, उन्होंने ये बोला भी था कि इंडिया जो है इस तरह की बनी नहीं है कि वो एकदम से इतनी ज्यादा आजादी को सहन कर पाए। तो उन्होंने बोला था कि इंडिया जो है जिस तरह की इन्होंने राइट्स बनाए हैं, तो इंडिया जो है आने वाले 50 या 60 सालों में जो है दोबारा से गुलामी की तरफ को चला जाएगा। क्लियर है? अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनाने का काम जो था बी आर अम्बेडकर जी को मिला था, बी आर अम्बेडकर जी को वो काम मिला था। बट उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, ये एक लॉयर थे बाय प्रोफेशन, बी आर अम्बेडकर जी एक लॉयर थे प्रोफेशन से, तो उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बट उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, भारत के संविधान को बनाने के लिए, उन्होंने 60 कॉन्स्टिट्यूशन, अराउंड 60 कॉन्स्टिट्यूशंस को जो था रीड किया था, अराउंड 60 कॉन्स्टिट्यूशंस को जो था रीड किया था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उन्हें जो था 11 सेशंस लगे थे, 11 सेशंस लगे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और 11 सेशंस में कितनी मीटिंग्स हुई थी? 11 बार मीटिंग्स हुई थी। और ये कितने सालों तक बना था? ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए लगे थे 2 साल 11 महीने और 18 डेज। क्लियर है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितने कॉन्स्टिट्यूशन से जो था उन्होंने रेफरेंस लिया था, कितने सेशंस में ये बना था, और कितना टाइम पीरियड लगा था इसको बनाने के लिए। ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने देख लिया। तो फाइनली जो था
1947 के अराउंड इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 1947 उसको पास किया। जब ये एक्ट पास हुआ तो इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स के चंगुल से निकल के, मतलब ब्रिटिशर्स की गुलामी से निकल के इंडिपेंडेंट हो गया था। और जितने भी लॉज इससे पहले ब्रिटिशर्स ने बनाए थे वो अब इंडिया के ऊपर था, इंडियन जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर था कि वेदर वो उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं या उसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। वो सारा का सारा जो डिस्क्रिशन थी, सारी की सारी जो मर्जी थी, अब वो भारतीयों के हाथ में आ गई थी। क्लियर है? अब थोड़ा सा और देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था पास हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या काम किए, क्या क्या काम किया, अब पावर उनके हाथ में आ गई थी। अब देखते हैं उन्होंने उस पावर को किस तरह से यूज किया। अब देखते हैं पहले फंक्शंस क्या परफॉर्म किए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो उन्होंने इंडिया की मेंबरशिप जो थी कॉमनवेल्थ की उसको रेटिफाई किया मई 1949 में। इंडिया ने अपना जो नेशनल फ्लैग था अडॉप्ट किया। जब कब अडॉप्ट किया था? दैट इज 22 जुलाई 1947 में इंडिया ने अपना जो नेशनल फ्लैग था उसको अडॉप्ट किया। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 में, और नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 में। अब आपने मुझे बताना है इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो क्या है और नेशनल सॉन्ग किसे कहा जाता है, और हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा है और नेशनल सॉन्ग भी हमारा किसने लिखा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड जो भी आंसर करेक्ट लिखेगा आई विल गिव देम अ थम्स अप। देन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद इलेक्शंस हुए। तो इलेक्शंस में जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के वो चूज किए गए राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? और उनको चूज किया गया था 24 जनवरी 1950 में। अब इलेक्शंस पहले नहीं हुए थे बट हमारे प्रेसिडेंट को पहले चूज किया गया था। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वही प्राइम मिनिस्टर को या मिनिस्टर्स को जो है ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, तो पहले प्रेसिडेंट को ही चूज किया गया था। उसके बाद जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था कब? मतलब 26 नवंबर 1949 में जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। और इस टाइम पे जो था होली पूरा कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट नहीं किया था इससे पहले, क्योंकि हमारे इलेक्शंस होने थे। तो आधे के आधी जो चीजें थी लाइक सिटीजनशिप का प्रपोजल था, इलेक्शन से रिलेटेड जो आर्टिकल्स थे उनको इन्फोर्स कर दिया गया था, सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स को भी इन्फोर्स किया गया था। सारे के सारे आर्टिकल्स को यहाँ पे इन्फोर्स नहीं किया गया था, सारे के सारे आर्टिकल्स इन्फोर्स नहीं हुए। यहाँ पे जो थे सिटीजनशिप से रिलेटेड हो गए थे, इलेक्शन से रिलेटेड हो गए थे, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस जो थे कुछ वो जो थे इन्फोर्स हो गए थे। बट सारा का सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट हुई थी वो हुई थी हमारी 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में हुई थी सारी इन्फोर्समेंट। अब आपको पता है 26 जनवरी जो है हर साल जो है हम रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है? रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, गणतंत्रता दिवस बोलते हैं उसको 26 जनवरी 1950 को। सॉरी 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस बोलते हैं। क्लियर है? अब 26 जनवरी को हमें एक चीज तो पता है कि भारत में संविधान जो था उसको अडॉप्ट किया गया था, उसको कंप्लीटली इन्फोर्स किया गया था 26 जनवरी को, इसलिए उसको रिपब्लिक डे बोलते हैं। बट इसके पीछे एक और रीजन है कि इस डेट को चूज किया गया। अब इस डेट को क्यों चूज किया गया 26 जनवरी को? अब हुआ क्या था, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है कि 1930 में हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर सेशन में, जो लाहौर सेशन हुआ था, हर साल आईएनसी के सेशन होते थे डिफरेंट जगहों पे, तो लाहौर में 1930 का जो सेशन हुआ था उसमें 1929 का जो सेशन हुआ था उसमें उन्होंने क्या कहा था कि 26 जनवरी 1930 जो है 26 जनवरी 1930 जो है उस दिन हम अपना पूर्ण स्वराज अडॉप्ट करेंगे, उस दिन हम भारत को कंप्लीटली जो है स्वतंत्र या स्वराज जो है घोषित कर देंगे। तो ये डेट उन्होंने चूज की थी 1929 में कि हम 26 जनवरी को करेंगे। तो बट हुआ नहीं था वैसा, 26 जनवरी को उन्हें पूर्ण स्वराज नहीं मिला था। इसलिए जब भारत को आजादी मिल गई थी तो उन्होंने 26 जनवरी की डेट चूज की कि हम इसी दिन जो है कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इन्फोर्स करेंगे। क्लियर है? इसीलिए हमारा जो 26 जनवरी वाला दिन है उसको रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस बोला जाता है। बट 26 नवंबर 1949 को क्या बोला जाता है? 26 जनवरी 1949 को क्या बोला जाता है? इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। क्लियर है? तो ये सब चीजें हैं जो आपने इससे रिलेटेड चीजें याद रखनी है। आगे जो है और पढ़ेंगे और ज्यादा फैक्ट्स देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारी पॉलिटी के लिए। तो ये जस्ट एक आपको
जो है इंट्रोडक्शन दिया गया था इस लेक्चर का, और आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिटी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ योर एग्जाम, बट अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा भारत में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भारत का जो संविधान है, मतलब सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। हमें भारत के संविधान के अधीन रह के ही जो है चीजें करनी चाहिए। भारत का संविधान जो है हमें मिलजुल के रहने के लिए कहता है, प्यार से रहने के लिए बोलता है, और जो है इक्वालिटी में बिलीव करता है कि सब इक्वल हैं, सब एक एक दूसरे के बराबर हैं। आपने भी इन्हीं जो प्रिंसिपल्स के ऊपर चलना है, क्योंकि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पायर करते हैं या आप एक भारत के नागरिक भी हैं, तो आप भी इस चीज में बिलीव करिए कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जो भी हमारा संविधान बनाया गया है, हमें उसी के साथ रहना है, उसी की वैल्यूज का जो है अधीन होके चलना है, क्योंकि तभी हम जो है एक अच्छे नागरिक की तरह जो रह सकते हैं। क्योंकि हमारे भारत के संविधान को जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी गई हैं जो हमें अवेयरनेस नहीं थी जिन चीजों के बारे में, और इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी लिखी गई हैं। इसमें किसी के भी बारे में डिस्क्रिमिनेशन या ऐसी कोई भावना नहीं है, सबको जो है इक्वल माना गया है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, पारसी है, जैन है, सबके सब जो है हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इक्वल पाथ पे आते हैं, इक्वल लेवल पे आते हैं। तो हम जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारा। आप जो है इसको और इंटरेस्टिंगली पढ़िए। जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, जितनी भी आपके डाउट्स हैं, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अगर आप डाउट्स दिखाएंगे मुझे तभी मैं उन डाउट्स को सॉल्व कर सकती हूँ। एंड अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आपने इस लेक्चर के नोट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेने हैं।